मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। हम लोग जो है पिछले क्लास में राजनीतिक अवस्था की बात किए थे, क्योंकि वैदिक काल हम लोग शुरू किए हैं। वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे। इसकी राजनीतिक अवस्था आज हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, ये ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आर्य भारत में आए तो उनका यहाँ दास या दस्यु कहे जाने वाले लोगों के साथ युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। अंततः आर्यों को विजय मिली। ऋग्वेद में पांच आर्य कबीलों के होने की वजह से इसे पंचजन्य कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के वजह से क्या कहा गया? पंचजन्य कहा गया है। और ये 5 जो कबीले थे वो थे पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु एवं द्रह्यु। यानी कि ऋग्वेद में जो आर्य जो थे, इनकी कबीला जो थी, आर्य की कबीला, इनकी संख्या उस समय कितनी थी? 5 थी। और ये 5 कबीले होने के कारण इसको जो है पंचजन्य कहा गया है। पंचजन्य कहा गया है। और ये 5 जो कबीला थे, ये कबीला का नाम भी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो यानी कि पुरु पहला हो गया, दूसरा हो गया यदु, तीसरा अनु, चौथा जो है तुर्वसु, और 5वां जो है आप देखेंगे कि द्रह्यु है। द्रह्यु, ये 5 कबीले थे। इसी कारण जो है पंचजन्य कहा गया है। भरत, कृवि एवं तिरथ आर्य शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी कि हमने कहा कि भरत हो गए, कृवि एवं आप देखेंगे कि त्रित्स जो है, ये जो कबीला था, यानी कि आर्य, ये जो है आर्य शासक थे। भरत, कृवि और त्रित्स क्या थे? तो ये जो है आर्य शासक वंश के थे। इस भरत के नाम पर ही, भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ। इनका नाम था वशिष्ठ। कुछ समय बाद यानी कालांतर में भरत वंश के एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। कुछ वर्ष बाद भरत वंश के एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। और अन्य 10 जनों यानी कि जो कबीले होते थे जो कि जन्म में ये हो गए, जैसे पुरुष, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रह्यु, अकिन, पक्कत, भलानस, विषाणी और शिव के बीच एक युद्ध हुआ पुरुषणी नदी के किनारे, जिसको कि रावी नदी के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध का नाम था दशराग युद्ध।
इस युद्ध में यानी कि दसराग युद्ध में जो पुरुषणी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, उस युद्ध में भरत वंश के या भरत कुल के जो राजा थे सुदास, उनको विजय मिली। जब ये जीत गए तो कुछ समय के बाद ये जो हारे हुए जो राजा थे, पराजित राजा, पुरुओं और भरतों के बीच एक दोस्ताना संबंध स्थापित हुआ। और ये दोस्ताना संबंध जब स्थापित हुआ तो एक नया वंश यानी कि कुरु वंश की स्थापना हुई। क्लियर हो गया? यानी कि भरत वंश में एक राजा थे जिनका नाम था सुदास, और जो अन्य 10 जन जो थे, जैसे पुरुष, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रह्यु, अकिन, पकत, भलानस, विषाणी और शिव के बीच एक युद्ध लड़ा गया रावी नदी के तट पर, जिसको कि पुरुषणी नदी भी कहा गया है। या उस युद्ध को दसराग युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस युद्ध में सुदास को विजय मिली, सुदास की जीत हुई। कुछ समय बाद जो हारे हुए राजा थे, ये राजा यानी कि पुरुओं और भरतों के बीच एक दोस्ताना संबंध स्थापित हुआ। और इस दोस्ताना संबंध स्थापित होने से एक नए राजवंश यानी कि कुरु राजवंश की स्थापना की गई। क्लियर हो गया? ऋग्वैदिक काल में आप देखिएगा कि समाज जो है कबीला के रूप में संगठित था। ऋग्वैदिक काल में समाज जो था वह कबीला के रूप में संगठित था, और कबीले को जन भी कहा जाता था, जो कि पहले भी हमने जन कहा। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था, कबीले को जन भी कहा जाता था। कबीले या जन का शासन कबीले का मुखिया करता था, जिसे राजन कहा जाता था। इस समय तक आप देखिएगा, जो कालखंड का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय तक जो राजा का पद था लगभग वो आनुवांशिक होने लगा था। राजा कोई भी निर्णय, राजा कोई भी अगर डिसीजन लेता था तो वह कबायली जो संगठन थे, जो कबायली जो जन थे, उनके एडवाइस से लेता था, उनके सलाह से लेता था। और राजा के यानी कि राजा जो शासन करेगा तो उसके शासन में सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीणी। राजा जो शासन करता था तो राजा के शासन में सहायता देने के लिए कुछ अधिकारी होते थे। वो अधिकारी थे पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीणी। और प्रायः देखिएगा कि पुरोहित का जो पद होता था वह वंशानुगत होता था। अब देखिएगा कि एक रत्नी टर्मिनोलॉजी आता है। रत्नी यानी कि उस समय के जो पदाधिकारी होते थे उनको रत्नी कहा जाता था, जैसे सूत, रथकार तथा कमादी नामक पदाधिकारी, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। इन पदाधिकारियों को सूत, रथकार तथा कमादी नामक पदाधिकारी रत्नी कहे जाते थे। और इनकी संख्या राजा सहित, राजा को मिलाकर इनकी संख्या 12 थी। इसमें देखिएगा कि जैसे पूरब एक टर्मिनोलॉजी आता है, पूरब जो दुर्गपति होता था उसको पूरब कहा जाता था। और जनता की गतिविधि यानी कि जनता क्या कर रही है उसकी खबर जो राजा को पहुंचाता था उसको स्पष्ट कहा जाता था। यानी कि स्पष्ट का मतलब होता है गुप्तचर। स्पष्ट का मतलब है इसका गुप्तचर। गुप्तचर ये जो व्यक्ति था स्पष्ट, ये जो है जनता के हरकतों को देखभाल करता था। यानी कि यह जनता के गतिविधियों को, जनता के गतिविधियों का देखभाल जो करता था वह स्पष्ट कहलाता था। और वह जो है यानी कि स्पष्ट को गुप्तचर कहा जाता था।
दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर, दूत समय समय पर संधि विग्रह नामक जो अधिकारी थे उनके प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। और वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी एवं कुलप जो था वह परिवार का मुखिया होता था। अब देखिएगा कि कुछ संस्थाएं थी, राजा कुछ संस्थाओं का निर्माण था जो कि राजा के कार्यों में कुछ हेल्प करता था। वो संस्था थी जैसे कि विदत, सभा, समिति, गण। तो विदत जो है आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी, जिसको जनसभा भी कहा जाता था। यानी कि विदत, सभा, समिति और एक देखिएगा कि गण भी मिलता है। तो ये जो विदत जो संस्था थी आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। विदत जो है आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। इसको जो है जनसभा भी कहा जाता था, जनसभा। और सभा जो था ये यानी कि श्रेष्ठ और संभ्रात लोगों, कुलीन लोगों की, धनी बनी लोगों की ये संस्था होती थी, पढ़े लिखों की संस्था होती थी सभा जो है। और समिति जो है यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ये समिति जो है यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सामान्य जनता का ये प्रतिनिधित्व करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट था समिति। राजा को चुनने एवं पद से हटाने का अधिकार अगर किसी के पास होता था तो होता था समिति के पास। समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। यह जो है जो सामान्य जनता थी उसका यह प्रतिनिधित्व करता था। और कौन राजा रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा, उस राजा को कब हटाया जाएगा, इसका अधिकार जो है समिति के पास होती थी। और समिति का जो अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष, इसे जो है ईशान कहा जाता था। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईशान कहा जाता था। अब देखिएगा कि कुछ अधिकारियों का हम लोग जो है बात करेंगे। जैसे कि एक अधिकारी है भागदुग। अब ये जो था ये विशिष्ट अधिकारी था भागदुग, जो राजा के अनुयायियों के बीच बलि यानी कि भेंट उपहार का समुचित बंटवारा करता था एवं टैक्स का निर्धारण करता था। यानी कि भागदुग नामक जो अधिकारी होता था, यह राजा के जो अनुयायी थे, राजा के जो यानी कि फॉलो करने वाले थे, उनके बीच जो उपहार या बलि, उस समय का टर्मिनोलॉजी था बलि, तो बलि भेंट का समुचित जो है बंटवारा करता था और टैक्स का, कर का निर्धारण करता था। इस काल में ऐसा नहीं था कि इस काल में अपराध नहीं होता था। इस काल में अगर अपराध होता था तो उसको जो व्यक्ति पकड़ता था उसको उग्र कहा जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में उग्र नामक जो पदाधिकारी होता था, इसको आज के डेट में अगर पुलिस भी कहिएगा तो चलेगा, इसका काम था अपराधियों को पकड़ना। इसका काम था अपराधियों को पकड़ना। ये जो है आप देखिएगा कि राजनीतिक व्यवस्था के तहत हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अब जो है अब हम लोग आते हैं राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन पर, क्योंकि हम लोग जो है राजनीतिक अवस्था के विषय में हम लोग पढ़ाई की। अब जो है सामाजिक जीवन पर हम लोग पढ़ेंगे और हम चाहते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से ये करें और सामाजिक जो है हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।